ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, सारे चरित्र और पात्र काल्पनिक है। अगर ये मेरी कहानी किसी और के साथ मिलती है, तो बस एक संयोग मात्र ही मानी जाएगी। एक बहुत बड़ी बला के गार्डन में शादी का मंडप तैयार किया हुआ था। वो मंडप बहुत ही सुंदर था। उस मंडप में एक लड़का और लड़की फेरे ले रहे थे। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। वो लड़का जो दूल्हे के लिबास में खड़ा था, वो था रुद्र सिंह ओबरॉय। ओबरॉय परिवार का छोटा बेटा, ओबरॉय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का वाइस प्रेसिडेंट। दिखने में बहुत हैंडसम, चार्मिंग, 6 फुट हाइट, स्वभाव से एकदम मजाकिया। अपने बड़े भाई से बहुत प्यार करता है। ओबरॉय परिवार जो पूरे एशिया की टॉप 5 फैमिली में से नंबर 1 पर आता है। इस दुनिया में शायद ही कोई होगा जो ओबरॉय परिवार से पंगा लेना चाहेगा। वही वो लड़की थी, आयशा सिंघानिया, परिवार की लाडली बेटी। बहुत ही सुंदर, गोरा रंग, काली आंखें, 5 फुट 7 इंच हाइट, हर लड़के के दिल की ख्वाहिश। इस समय वो दोनों शादी की फेरे ले रहे थे। दोनों के ही चेहरे पर बहुत खुशी थी। वो कोई ऐसा भी था जो दूर खड़े हुए उन्हें देख रहा था। उस व्यक्ति के चारों ओर से ऐसा ऑरा निकल रहा था कि कोई भी व्यक्ति उसके पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वो व्यक्ति इस समय हाथ में वाइन का गिलास लिए उसमें से वाइन पी रहा था। उसके चेहरे के फीचर्स इतने अट्रैक्टिव थे। गोरा रंग, हैंडसम फेस, सॉफ्ट जो लाइन, काली गहरी आंखें जिनमें हर कोई डूब जाए, सीधी नाक, गुलाबी होंठ, 6 फुट 3 इंच हाइट, मस्कुलर बॉडी। दिखने में ऐसी कि कोई भी लड़की अपना दिल हार बैठे। शादी में आए हर लड़की की नज़र सिर्फ उसी पर टिकी हुई थी, पर वो उससे आने वाले उसके डरावने ऑरे की वजह से उसके पास जाने की किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। इस समय उस व्यक्ति के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों में गहरी उदासी थी, जैसे उसे उसका कोई अजीज दूर जा रहा था। तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है, पर वो व्यक्ति कोई रिएक्ट नहीं करता, जैसे उसे पता हो पीछे कौन है। तभी पीछे से आवाज़ आती है, अभीर, आर यू ओके? ये है अभीर सिंह ओबरॉय, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट, एशिया के नंबर 1 बिजनेसमैन, और इनकी एक छिपी हुई पहचान, माफिया किंग, जिन्हें अपनी फैमिली के अलावा किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसे है लड़कियों से नफरत। पर एक लड़की ऐसी भी है जिसे अभीर प्यार करता है, आयशा सिंघानिया, जिसे अभीर कभी भी अपने प्यार को नहीं बता पाया। फिर उसे मालूम चला कि उसके प्यारे छोटे भाई को पसंद करती है, तो उसने फिर उसे अपने प्यार के बारे में न बताने का फैसला लिया, और आज वो अपने प्यार और अपने भाई की शादी होते हुए देख रहा है। पूरी दुनिया को अपने पैरों में झुकाने वाला अभीर आज खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था। आर यू ओके? इस बार अभीर को कोई हिलाते हुए कहता है। किसी के हिलाने पर अभीर हल्के गुस्से के साथ पीछे पलटता है। उसके पीछे इस समय 2 सुंदर लड़के खड़े हैं। ये है अभीर के बचपन के दोस्त। एक है रियांस और एक मिहिर, अबीर का पर्सनल असिस्टेंट कम दोस्त, ज़्यादा वही। दूसरा मिहिर बजाज, दुनिया के टॉप 5 डॉक्टर में से एक। दोनों दिखने में बहुत ही हैंडसम, पर अबीर से थोड़े कम। साथ ही उसके अंडरवर्ल्ड के राइट एंड लेफ्ट हैंड, ये या आई एम ओके। रियांस के सवाल का अबीर बेपरवाही से जवाब देता है, फिर से अपने गिलास से वाइन पीने लगता है। पर भाई, तुझे देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा है, और अगर तू खुश है तो तेरी आंखों में वो खुशी दिखाई नहीं दे रही है। मिहिर अपनी चिंता जताते हुए कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देख, रुद्र और आयशा कितने खुश है, और तेरा क्या? क्या तू खुश है? रियांस अबीर से सवाल करता है। देख अबीर, हम जानते हैं कि तू बचपन से आयशा से प्यार करता है, नहीं था। अब मुझे उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं है, और वैसे भी वो रुद्र से प्यार करती है। अबीर अपनी शांत आवाज़ में कहता है, तो अबीर, तो क्या उस सौतेली के लिए अपना प्यार कुर्बान कर देगा? मिहिर अबीर से हल्के से गुस्से से कहता है। मिहिर को अपनी बात कहने के बाद अचानक से ही उसके आसपास दबाव बढ़ते हुए महसूस होता है। उसे और रियांस को अचानक से ही ठंड लगने लगती है। सब कुछ समझ पाता उससे पहले ही अबीर उसी गर्दन से पकड़ लेता है। वो मेरा भाई है, अगर उसे कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अबीर की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर किसी की भी रूह कांपने लगेगी। रियांस मेहरा अभीर के गुस्से को शांत करके उसके हाथों से मिहिर की गर्दन छुड़ाता है। अभीर भी रियांस से अलग होकर अपने गुस्से को शांत करता है। रियांस बात को बदलते हुए कहता है, अभीर, अब तो रुद्र की भी शादी हो गई है, और तुम्हारी शादी को भी 1 महीना हो गया है। अब तुम्हें भी भाभी को एक मौका देकर देखना चाहिए। रियांस के मुंह से भाभी सुनकर अभीर की आंखों के सामने एक होटल रूम का दृश्य आ जाता है, जिसमें वह एक लड़की के साथ निकला था। इसी के साथ उसकी आंखों के आगे वो सब कुछ घूम चलता है जो पिछले 1 महीने में उसके
उसके साथ हुआ था, किस तरह 1 महीने पहले जब उस दिन उसने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी, फिर सुबह जब उसकी नींद खुली तो वो किसी लड़की के साथ था। फिर इस बात का पता उसके दादा और दादी को चल गया। उन्होंने उन दोनों की शादी करा दी। ये सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूमने लगता है। अभीर को याद आता है कि किस तरह उस लड़की की वजह से उसे उससे शादी करनी पड़ी। इस बात को याद करके ही अभीर की आंखें गुस्से से लाल होने लगती है। साथ ही उसके हाथों की नसें भी उभर आई थी। इस समय उसकी आंखें जो कुछ समय पहले शांत थी वो गुस्से से लाल हो चुकी थी। इस समय अभीर के एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे वो लड़की इस समय अभीर की आंखों के सामने होती तो वो ज़रूर ही उसकी जान ले लेता। अभीर के इतने खतरनाक एक्सप्रेशन देखकर मिहिर उसे शांत करते हुए कहता है, अभीर अब तो गुस्सा छोड़ दे, और वैसे भी भाभी की इसमें कोई गलती नहीं थी, और वैसे भी तो हमें कोई सबूत भी नहीं मिला था कि इसमें भाभी की गलती है। हाँ, भाभी शक्ल से कितनी मासूम दिखती है, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि भाभी की इसमें कोई चाल है। तुझे एक बार उनको मौका दे के देखना चाहिए। रियांश भी मिहिर की बात के साथ देते हुए कहता है, मैं उसे तो कभी माफ़ नहीं करूँगा। उसने अभीर सिंह ओबरॉय की ज़िंदगी में बिना उसकी मर्ज़ी से आकर सबसे बड़ी गलती की है, तो उसकी सज़ा तो उसे ज़रूर मिलेगी। इस समय अबीर की आंखों में उस लड़की को तबाह करने का जुनून दिखाई दे रहा था। अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए अबीर साइड से जा रहे एक वेटर से पूरी रेड वाइन की बोतल उठाकर उसे अपने होठों से लगा लेता है। आपकी शादी संपन्न हुई, अब अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। पंडित जी के कहने पर रुद्र और आयशा खड़े होकर सबसे पहले अबीर और रुद्र के दादा और दादी जी रणविजय ओबरॉय और लक्ष्मी ओबरॉय के पैर छूते हैं। रणविजय ओबरॉय परिवार के हेड स्वभाव से बहुत कठोर पर दिल के बहुत अच्छे हैं, लेकिन अपने रुतबे के चलते कभी अपना प्यार जता नहीं पाते। इनकी कही हुई बात पत्थर की लकीर होती है। लक्ष्मी ओबरॉय रणविजय जी की पत्नी दिल और स्वभाव की बहुत अच्छी है, अपने पोतों पर जान छिड़कती है। अबीर और रुद्र के पिता और मां की एक्सीडेंट में मौत के बाद उन्होंने ही उनका ख्याल रखा। ये दोनों भी अपनी दादी से बहुत प्यार करते हैं। सदा खुश रहो बच्चों, दादा दादी उन्हें आशीर्वाद देते हैं। इसके बाद वो दोनों बाकी सभी का आशीर्वाद लेते हैं। सभी से मिलने के बाद रुद्र और आयशा मिहिर और रियांश के पास आते हैं। ब्रो, भाई कहाँ गए? कहीं दिख नहीं रहे। हाँ, अभीर कहाँ गया? थोड़ी देर पहले तो वो यहीं था। रुद्र और आयशा उनसे सवाल करते हैं, और वो थोड़ी देर पहले तक यहीं था, अभी पता नहीं कहाँ चला गया। कुछ समय पहले ही गया है, रियांश एक स्माइल के साथ कहता है। भाई भी ना पता नहीं कहाँ चले गए। क्या भाभी भी आई थी? रुद्र सवाल करता है। नहीं, वो नहीं आई थी। ओके, कोई बात नहीं। इस समय अबीर कार ड्राइव कर रहा था। कुछ ही समय में अबीर की कार एक बड़े से गेट के अंदर एंटर करती है, जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था ओबरॉय मेंशन। अबीर अपनी कार से निकल सीधा ही घर के अंदर चला जाता है। वह इस समय नशे में था। वही अबीर को देख सभी नौकर अपना सर नीचे कर लेते हैं। अबीर सभी को इग्नोर करके सीढ़ियों से होते हुए फर्स्ट फ्लोर पर बने एक रूम में एंटर करता है। इस समय उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। उस रूम की लाइट ऑन थी। इस समय रूम में सोफे पर एक लड़की लेटी हुई थी। उसका चेहरा उसके बालों से ढका हुआ था, पर दरवाजे खुलने के साथ ही उसकी नींद भी खुल चुकी थी। अबीर को इतने गुस्से और नशे में ऊपर जाता देख दो फीमेल सर्वेंट आपस में बात करते हुए कहती है, अरे तूने देखा आज सर कितने गुस्से में थे, लगता है सर आज फिर से मैम को कोई पनिशमेंट देने वाले हैं। हाँ, तू सही कह रही है। पिछले 1 महीने से सर को जब भी गुस्सा आता है तो वो अपना गुस्सा मैम पर ही निकालते हैं। मैम तो दिखने में बहुत ही मासूम है, पर पता नहीं सर को कैसे उन पर दया नहीं आती। अरे हाँ, तू सही कह रही है, और लगता है मैम तो बोल भी नहीं सकती है। मैंने कभी भी मैम को बोलते हुए नहीं सुना है। कहीं वो गूंगी तो नहीं, पता नहीं क्या। और उनका बिहेवियर भी बहुत अजीब है। वो हमेशा अपने कमरे में ही रहती है, खाना भी अपने कमरे में ही खाती है, किसी से भी बातें नहीं करती। पर कुछ भी हो, मैम बहुत ही सुंदर है, किसी डॉल की तरह। वो दोनों मेड आपस में इसी तरह बात करती रहती है। कमरे में वो लड़की रूम में अबीर को इस तरह गुस्से में देख सोफे से खड़ी हो जाती है। इस समय उसका शरीर हल्का हल्का कांप रहा था। वही अबीर अपनी लाल आंखों से उसे देखते उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। अपनी तरफ अबीर को गुस्से से बढ़ता देख वो लड़की भी धीरे धीरे पीछे होने लगती है। पीछे होते हुए उसका पैर कारपेट में फंस जाते हैं, जिससे वो पेट के बल फर्श पर गिर जाती है। फर्श पर गिरने से उसके चेहरे के आगे आ रहे बाल भी साइड हो जाते हैं, जिससे उसका सुंदर चेहरा भी दिखाई देने लगता है। ये है देवांशी, 5 फुट 5 इंच हाइट, कमर से नीचे तक आते काले घने बाल, दूध से गोरा रंग, अगर कोई हल्का सा भी हाथ लगाए तो लाल पड़ जाए। गोल चेहरा, बड़ी बड़ी मासूम नीली आंखें, घनी पलकें, छोटी सी नाक, नेचुरल गुलाबी गाल, हल्के हल्के लाल होंठ, चेहरे पर बच्चों जैसी मासूमियत, दिखने में किसी अप्सरा की तरह। अगर कोई एक बार देखे तो देखता ही रह जाए। देवांशी के गिरने पर भी अभीर नहीं रुकता। वो अभी भी धीरे धीरे देवांशी की तरफ बढ़ रहा था।
देवांशी भी धीरे धीरे जमीन पर पीछे की तरफ खिसक रही थी। पीछे खिसकते हुए ही उसकी पीठ बेड से टिक जाती है। इस समय अभीर ठीक उसके सामने था और देवांशी भेड़ और बकरी के बीच के जैसे कांपती हुई बैठी थी। अभीर अपनी लाल आंखों से देवांशी की डरी हुई नीली आंखों में देख रहा था। अभीर की आंखों की तपिश इतनी थी कि देवांशी तुरंत ही अपना सर नीचे कर लेती है। देवांशी अपना सर नीचे किए हुए बैठी थी। तभी उसके कानों में अभीर की शांत मगर रूह कपाने वाली आवाज आती है। Why did you know your head? Don't you but to seduce me now? अभीर के सवाल को दिवांशी कोई जवाब नहीं देती। वो अभी भी अपना सर नीचे किए हुए बैठी थी। वहीं दिवांशी को खुद को इग्नोर करता देख अभीर का गुस्सा हद से ज़्यादा बढ़ रहा था। क्या बहुत दुख हो रहा है? तुमने तो सोचा होगा अभीर सिंह ओबरॉय को फंसाकर राज करोगी। इसी के साथ अभीर दिवांशी का जबड़ा पकड़कर उसका सर ऊपर उठाता है। अभीर की पकड़ दिवांशी के जबड़ों पर इतनी टाइट थी कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। पर अभीर को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो दीवानसी पर अपनी पकड़ टाइट करते हुए कहता है, क्या हुआ? दर्द हो रहा है? दर्द तो तुम्हें अब मालूम चलेगा। आज तुम्हारी वजह से मेरा कोई ख़ास मुझसे बहुत ज़्यादा दूर चला गया है। इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए। ऐसा कहते हुए अभीर दीवानसी को उसके चेहरे से पकड़ते हुए उठाते हुए बेड पर धक्का दे देता है। वहीं अभीर के मुँह से पनिशमेंट सुन दीवानसी की आंखों के आगे कोई 35 साल की औरत एक 15 साल की लड़की को हंटर से मार रही थी। इसे याद कर देवांशी का शरीर और बुरी तरह से कांपने लगता है। इस समय उसकी नीली आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह इस समय इतना डरी हुई थी जिसकी वजह से उसके होंठ और पूरी बॉडी कांप रही थी। अबीर दीवानसी के ऊपर आकर उसके चेहरे को देखने लगता है। रोने की वजह से उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो गया था। इस समय वो बहुत मासूम लग रही थी, पर अबीर को अपने गुस्से और नफरत के चलते दीवानसी की वो मासूमियत दिखाई नहीं दे रही थी। वो दीवानसी के चेहरे की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है तो दीवानसी डर कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। पर जब उसे कुछ समय तक कुछ महसूस नहीं होता तो वो धीरे से अपनी आंखें खोल कर देखती है। तो अबीर उसे ही देख रहा था तो वो तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर लेती है। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि अभीर सिंह ओबरॉय तुम्हारे करीब आए। इतना कहकर वो अभीर खड़ा हो जाता है। वो रूम से बाहर जाते हुए कहता है, अच्छे से सो जाओ आज, क्योंकि कल से मैं तुम्हारी लाइफ को लिविंग हेल बनाने वाला हूँ। तो सो जाओ। अभीर इतना कहकर रूम से बाहर निकल जाता है। वहीं देवांशी अभी भी बिस्तर पर लेटे हुए उसकी बातों के बारे में ही सोच रही थी। तभी देवांशी को याद आता है कि वो कहाँ है, जिसे याद करके वो तुरंत ही बिस्तर से खड़ी हो जाती है। वो तुरंत बिस्तर को सही करके वापस सोफे पर जाकर सो जाती है। देवांशी को इस समय भी बहुत डर लग रहा था। वो अपने आप को अपने में ही छिपाते हुए सो जाती है। अभीर जो अपने रूम में से जाकर बिस्तर पर सो जाता है। ऐसे ही दोनों को नींद आ जाती है। सुबह का समय देवांशी अपने कमरे में सोफे पर सो रही थी। तभी अचानक से उसके ऊपर बहुत सारा पानी आकर गिरता है। अचानक पानी गिरने से देवांशी सोफे से खड़ी हो जाती है। इस समय उसका पूरा शरीर कांप रहा था। देवांशी अपनी आंखों को खोल कर देखती है। उसकी आंखों के सामने अभीर गुस्से में खड़ा था, जिसे देखकर वो तुरंत 2 कदम पीछे हट जाती है। अगर तुम्हारा सोना हो गया हो तो चलो खड़ी हो जाओ। तुम्हारी औकात इस घर में एक नौकर से ज़्यादा कुछ नहीं है। चलो, जल्दी चलो। जल्दी से आधे घंटे में मेरे लिए नाश्ता तैयार करो, नहीं तो पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाना। अभीर की बात सुन देवांशी 2 बार अपना सर हाँ में हिला देती है। अभीर भी रूम से बाहर निकल जाता है। अभीर के जाने के बाद देवांशी अपना कबर्ड खोलती है। उसमें देवांशी के 2-3 कपड़े पड़े हुए थे जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा पुराने लग रहे थे। उनमें से एक कपड़ा उठाकर बाथरूम में चली जाती है। 5 मिनट में वो तैयार होकर आती है। बिना मेकअप के भी वो बहुत सुंदर लग रही थी। देवांशी सबसे पहले रूम से अपना सर बाहर करके देखती है, फिर वो वहाँ से किचन की तरफ बढ़ जाती है। आज वो 1 महीने में पहली बार अपने रूम से बाहर निकलती है। वो ढूँढते हुए किचन में पहुँच जाती है। अब तक अभीर के दिए हुए टाइम में से 15 मिनट तो बीत चुके थे, इसलिए वो जल्दी से खाना बनाने लगती है। अबीर जब अपने कमरे से बाहर आकर सीधा किचन की तरफ बढ़ जाता है। किचन में देवांशी जल्दी-जल्दी खाना बना रही थी। उसका ध्यान बिल्कुल भी अबीर की तरफ नहीं था। कुछ समय तक तो अबीर देवांशी को ही देखता रहता है। फिर वो धीरे से देवांशी को पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। योर टाइम इज़ अप वाइफी। अबीर देवांशी के कान के पास जाकर कहता है। देवांशी जैसे ही अबीर की आवाज़ सुनती है, उसकी पूरी बॉडी काँपने लगती है। वो अबीर के आगे की बात सुन तो जैसे देवांशी का पूरा चेहरा ही पीला पड़ जाता है। नाउ इट्स टाइम फॉर पनिशमेंट। देवांशी अभीर की बात सुन अपना सर नामे हिलाने लगती है, लेकिन अभीर देवांशी के ऊपर ध्यान न देते हुए कहता है, अब ये मासूम शक्ल बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। पनिशमेंट तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। अब चलो जल्दी से खाना बनाकर बाहर लाओ। तुम जितना लेट करोगी पनिशमेंट उतनी ही खतरनाक होगी। अभीर एक डबल स्माइल के साथ कहता है। फिर वो जाकर बाहर टेबल पर बैठ जाता है। 10 मिनट में ही देवांशी खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। वो अबीर को खाना सर्व करके साइड में खड़ी हो जाती है और अबीर को देखने लगती है।
उसे उसकी आँखों में एक डर था, अगर अबीर को खाना पसंद नहीं आया तो उसे पनिशमेंट देगा। अबीर जैसे ही खाने की एक बाइट लेता है, उसकी आँखें खुद ब खुद बंद हो जाती है। उसे खाना बहुत ही टेस्टी लग रहा था। तुरंत ही पूरी प्लेट साफ कर देता है। इतना ही नहीं, वो और भी ज़्यादा लेने लगता है। लेकिन वो तारीफ़ नहीं करता। अपना खाना खाने के बाद वो दीवानसी की तरफ अपना चेहरा घुमाता है। दीवानसी उसे अपनी मासूम आँखों से देख रही थी। जैसे कह रही हो, मैंने कितना अच्छा खाना बनाया है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन अभीर उसे बिना किसी भाव के कहता है, नाउ इट्स योर पनिशमेंट टाइम। अभीर की बात सुन देवांशी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे फिर से वही सब याद आने लगता है, जब एक 35 साल की औरत लड़की को हंटर से मार रही थी। इसी के साथ देवांशी का शरीर फिर से कांपने लगता है। लेकिन अभीर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो जैसे देवांशी के ऊपर दया ही नहीं आ रही थी। अभीर कुछ सोचते हुए कहता है, तो तुम आज पूरे गार्डन को अकेले साफ करोगी, वो भी शाम से पहले। इसी के साथ वो उसके जबड़े को कसकर पकड़ते हैं, और हाँ, अगर ये काम समय पर नहीं किया तो तुम्हारी हालत की जिम्मेदार तुम खुद होगी। अबीर देवांशी के चेहरे को एक झटके से छोड़ देता है। अबीर के इस तरह झटके से देवांशी नीचे गिर जाती, लेकिन अबीर उस पर ध्यान न देते हुए स्टडी रूम की तरफ बढ़ जाता है। दीवानसी भी वहाँ से खड़ी होकर जाकर गार्डन में काम करने लगती है। आज अबीर भी ऑफिस नहीं गया था, वो अभी कुछ दिन घर पर ही काम करने वाला था। अबीर स्टडी रूम में जाकर रियांस को कॉल करके अपनी ज़रूरी फाइल लाने को कह देता है। फिर वो जाकर स्टडी टेबल पर बैठ जाता है। कुछ ही समय में रियांस भी फाइल लेकर पहुँच जाता है, लेकिन दीवानसी के बुला के गार्डन में दूसरी तरफ होने के कारण वो उसे काम करते हुए नहीं देख पाता है। वो सीधा घर के अंदर बढ़ जाता है। साथ ही रास्ते में मौजूद सभी भी रियांस को सर झुकाकर ग्रीट कर रहे थे। रियांस स्टडी रूम के गेट पर पहुंचकर नॉक करता है तो अंदर से अबीर की ठंडी आवाज़ आती है, कम इन। रियांस स्टडी रूम में चला जाता है। वो अबीर की टेबल पर अपने साथ लाए हुए फाइल को रख देता है। अबीर इस समय अपने लैपटॉप में ऑफिस का काम कर रहा था। रियांस उसके सामने बैठ जाता है, पर अबीर एक बार भी अपना सर उठाकर नहीं देखता। वो पूरा ध्यान अपने लैपटॉप में ही रखता है। अबीर को इस तरह देख रियांस अपना सरनामे हिलाकर खुद ही अबीर को सभी प्रोजेक्ट के बारे में बताने लगता है। अबीर और रियांस इसी तरह लगातार 2 घंटे तक काम करते रहते हैं। इतनी देर काम करने के बाद भी अबीर अपनी चेयर से खड़ा होकर रूम की खिड़की से बाहर गार्डन को देखने लगता है। गार्डन को देखते हुए ही अबीर की नज़र एक तरफ ठहर जाती है। अबीर को लगातार एक तरफ देखता देख रियांस अबीर के पीछे से आवाज़ लगाते हुए कहता है, अबीर बाहर क्या देख रहे हो? इतना कहते हुए रियांस चलते हुए अबीर के पास आ चुका था। वो भी अबीर के साथ खिड़की से नीचे देखता है जिस तरफ अबीर देख रहा था। इस समय अबीर गार्डन में एक तरफ काम करते हुए दीवानसी को देख रहा था। इस समय दीवानसी पूरी तरह से पसीने से भीगी हुई थी। धूप की वजह से दीवानसी का सुंदर चेहरा पूरी तरह लाल हो गया था। उसे इस समय देखकर ही पता चल रहा था कि वो कितनी थकी हुई है। दीवानसी को इस तरह गार्डन में काम करता देख रियान अबीर से कहता है, अबीर ये भाभी है ना, वो इस तरह से काम क्यों कर रही है और वो इतने पसीने में क्यों भीगी हुई है? लेकिन अबीर रियांस के सवाल का कोई जवाब नहीं देता। वो अपना फ़ोन निकाल कर किसी को कॉल करके कॉल पर कोई ऑर्डर देकर अपना मोबाइल पॉकेट में रखकर वापस दीवानसी को देखने लगता है। वहीं अबीर के साइड में खड़ा हुआ रियांस भी बेचारी नज़रों से दीवानसी को देखने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि अबीर उसकी एक भी नहीं सुनने वाला है। रियांस दीवानसी को देख ही रहा था, तभी कुछ देख उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है। नीचे गार्डन में दीवानसी अभी भी काम कर रही थी। इस समय दीवानसी को बहुत थकावट हो रही थी, लेकिन वो फिर भी लगातार काम किए जा रही थी। साथ ही दीवानसी को प्यास की वजह से बहुत बुरा हाल हो चुका था। दीवानसी से जब प्यास और ज़्यादा सहन नहीं हुई तो वो अपने हाथ में पकड़ा सामान नीचे रखकर पास में बने फाउंटेन के पास जाकर पानी पीने लगती है। पानी पीते ही दीवानसी के चेहरे पर थोड़ी तसल्ली वाले भाव आ गए। दीवानसी अभी पानी पी ही रही थी, तभी उसे अपने पीछे से किसी की गुर्राने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर दीवानसी का पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। दीवानसी हिम्मत करके अपना धीरे से सर घुमा के पीछे देखती है तो इस समय दीवानसी के पीछे एक शेर खड़ा हुआ था। वही अपने पीछे एक शेर को देख तो डर की वजह से दीवानसी के मुंह से तो जैसी कोई आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। स्टडी रूम की खिड़की पर खड़ा हुआ रियांस जैसे ही दीवानसी के पीछे शेर को देखता है, वो चिल्लाते हुए अबीर से कहता है, अबीर ये जैक यहाँ क्या कर रहा है? वो भाभी को चोट पहुँचा देगा। अगर उसने भाभी को कुछ कर दिया तो अबीर तो कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? जैक अबीर का पालतू शेर था, वो एक वेल ट्रेन्ड शेर था। वो सिर्फ अबीर के इंस्ट्रक्शन को ही मानता था। इस समय गार्डन में जैक देवांशी को बुरी तरह से अपनी हरी आंखों से घूर रहा था। वही देवांशी भी अपनी डरी हुई नज़रों से जैक को देख रही थी। जैक देवांशी को देखते हुए ही उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगता है। वहीं दीवानसी भी धीरे धीरे अपने कदम पीछे लेने लगती है। कदम पीछे लेते हुए ही दीवानसी पीछे मुड़कर भागने लगती है।
जैक भी देवांशी के पीछे भागने लगता है। इस समय देवांशी गार्डन में आगे आगे और जैक पीछे पीछे भाग रहा था। देवांशी लगातार जैक से बचते हुए भाग रही थी। वहीं उसे इस तरह भागता हुआ अभीर खिड़की से देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था, जैसे उसे देवांशी के जीने मरने से कोई फर्क ही ना पड़ता हो। देवांशी इसी तरह भागते हुए एक बार नीचे गिर जाती है, जिस वजह से उसके घुटने में चोट लग जाती है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकी और लगातार भागती रहती है। देवांशी इसी तरह 20 मिनट तक भागती रहती है। भागते हुए ही देवांशी को अचानक से कुछ याद आने लगता है। वो एक लड़की लगातार भाग रही थी और उसके पीछे कई सारे कुत्ते भाग रहे थे। वो लड़की बार बार पीछे मुड़ के देख कर भागने लगती है। ये सोचते हुए ही देवांशी भागते हुए नीचे गिर जाती है, लेकिन वो इस बार खड़ी नहीं होती। खिड़की पर खड़े हुए अभीर और रियांश, जो कब से देवांशी को भागते हुए देख रहे थे, वो देवांशी को दोबारा खड़ा ना होता हुआ देख रियांश चिल्लाते हुए अभीर से कहता है, अभीर, जैक को रोक, देख वो भाभी को चोट पहुंचा देगा। अभीर, तू मेरी बात तो सुन रहा है ना? देख भाभी दोबारा खड़ी नहीं हो रही है, जैक को रोक। रियांश रियांश के बार बार कहने पर भी अभीर कोई जवाब नहीं देता। वो बस एकटक गार्डन में गिरी हुई देवांशी को देख रहा था, साथ ही साथ उसके दिमाग में कुछ चल भी रहा था। जैक, जो देवांशी का पीछा कर रहा था, देवांशी को इस तरह जमीन पर गिरे देख वो जाकर उसे सूंघने लगता है, लेकिन देवांशी को कोई भी रिस्पॉन्स ना देखकर जैक एक तेज दहाड़ लगाता है, लेकिन देवांशी अभी भी कोई मूवमेंट नहीं करती है। तो जैक देवांशी के हाथों को चाटने लगता है। ऊपर खिड़की पर खड़ा अभीर, जो कब से देवांशी को देख रहा था, उसे मूवमेंट ना करता देख वो पास खड़े एक गार्ड को मोबाइल पर कुछ इंस्ट्रक्शन देता है। तो एक जल्दी से एक बकेट में पानी लाकर बेहोश देवांशी के ऊपर डाल देता है। इसी बीच एक गार्ड जैक को पहले ही वहां से ले जा चुका था। अपने ऊपर पानी गिरते ही देवांशी तुरंत होश में आकर हड़बड़ाकर उठ जाती है। वो सबसे पहले आसपास जैक को देखती है। जब उसे कहीं भी जैक दिखाई नहीं देता तो वो गहरी गहरी सांस लेने लगती है। कुछ समय देवांशी की कंडीशन थोड़ी बेहतर होती है। वो पहले से अच्छा महसूस कर रही थी। अभीर और रियांश, जो कि अब तक बला से बाहर गार्डन में आ चुके थे, अभीर जैसे ही गार्डन में देवांशी को देखता है तो उसे देखता ही रह जाता है। इस समय पानी की वजह से देवांशी के कपड़े उसकी बॉडी से चिपके हुए थे, साथ ही वो ट्रांसपेरेंट भी हो चुके थे, जिनमें से इस समय देवांशी का परफेक्ट फिगर और उसके अंदर गारमेंट्स भी दिखने लगे थे। इतनी देर भागने और डर की वजह से देवांशी का चेहरा लाल हो गया था, साथ ही उसकी गालों पर बालों की कुछ लटें चिपकी हुई थी, जो उसे और भी ज्यादा सुंदर बना रही थी। देवांशी इस समय चेहरे पर बिना मेकअप किसी परी की तरह लग रही थी। अभीर, जो देवांशी को देखने में पूरी तरह से खो चुका था, जिसकी आंखें इस समय समंदर सी शांत थी, अचानक कुछ देख के उसकी लहरें उठनी चालू हो गई थी। उसकी काली आंखें गुस्से से लाल होने लगी थी। उसके हाथों की नसें चटकने की आवाज़ आना शुरू हो गई थी। वो इस समय अपनी लाल आंखों से पास ही खड़े गार्ड को देख रहा था, जो कि लगातार देवांशी को घूरे जा रहा था। पता नहीं क्यों, पर उस गार्ड को देवांशी को इस तरह देखता देख अभीर को बहुत गुस्सा आ रहा था। वापस अंदर जाओ, अभीर अपनी गुस्से से भरी हुई डरावनी आवाज़ में कहता है, जिसे सुन उसके बगल में खड़ा रियांश भी डर जाता है। वही गार्ड भी तुरंत अपनी नज़र देवांशी से हटा लेता है। क्या तुमने सुना नहीं? मैंने अभी क्या कहा? अंदर जाओ, यू इडियट। इस बार अभीर अपने दांत पीसते हुए अपनी आवाज़ को और भारी करते हुए कहता है। इसी के साथ वातावरण में कुछ ठंड भी बढ़ने लगती है। देवांशी, जो कि गार्डन में घास पर बैठे हुए अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी, अपने पीछे से अभीर की इतनी ठंडी आवाज़ सुनकर उसकी तो मानो सांसें ही रुक जाती है। देवांशी की इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो पलटकर अभीर को देख सके, तभी उसे पीछे से अभीर की वापस से आवाज़ सुनाई देती है। इस बार देवांशी अपनी सारी हिम्मत जुटाकर पलटकर अभीर को देखती है, तो उसका इतना गुस्से वाला फेस देखकर वो बुरी तरह से कांप गई, साथ ही उसकी पूरी बॉडी में एक डर की लहर दौड़ गई। वो तुरंत अपने आप को जैसे तैसे करके खड़ा करके तुरंत बला के अंदर भाग गई। देवांशी के जाते ही रियांश अपने सेंस में आता है और अभीर को शांत करते हुए कहता है, शांत अभीर, तुझे क्या हुआ? तो इतना गुस्सा क्यों हो रहा है भाभी पर? शांत हो जा। लेकिन अभीर रियांश की बातों पर गौर ना करते हुए दो गार्ड को इशारा करता है। पहले वाले गार्ड को ले जाने के लिए वो अपने आप को छुड़ाने की अभीर से भीख मांगता रहता है, लेकिन अभीर उसे इग्नोर करके अंदर चला जाता है। देवांशी, जो कि अभीर के डांटने के बाद सीधा घर के अंदर भाग गई थी, उसकी दौड़ सीधा ही अपने कमरे में आकर ही रुकी थी। वो कमरे का दरवाज़ा बंद करके गहरी गहरी सांस लेती है। जब उसकी सांसें सामान्य होती है तो आराम से सोफे पर बैठकर अपने कुर्ते को थोड़ा सा ऊपर करके अपने पैर में लगी चोट को देखती है। इस समय देवांशी की चोट का खून सूख चुका था, साथ ही वो खून उसके कपड़ों पर चिपक गया था, जिस वजह से देवांशी को बहुत दर्द महसूस हो रहा था। साथ ही उसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। अगर आराम फरमाना हो गया हो तो डिनर कौन बनाएगा? अभीर की हॉल में से तेज आवाज आती है, जिसे सुनकर कमरे में बैठी देवांशी, जिसका पूरा ध्यान अपनी चोट पर था, वो एकदम से कांप जाती है।
वो अबीर का चिल्लाना सुन तुरंत सोफे से खड़ी होकर कमरे से बाहर जाने लगती है। तभी उसका ध्यान अपने ऊपर जाता है। इस समय उसके कपड़े पानी की वजह से विजिबल हो गए थे, जिनमें से उसके अंडरगारमेंट साफ दिखाई दे रहे थे। अपने कपड़ों की ऐसी हालत में देख देवांशी वार्डरोब में पड़े हुए अपने 3 जोड़ी कपड़े में से एक कपड़ा उठाकर वॉशरूम के अंदर चली जाती है। कुछ समय बाद देवांशी अपने कपड़े बदल कर बाथरूम से बाहर आती है। वो सीधे ही रूम से बाहर निकल कर नीचे लिविंग हॉल में जाने लगती है। देवांशी जब सीढ़ियों से उतर रही थी, तब उसकी नज़र नीचे खड़े अभीर और रियांश पर जाती है। जहाँ इस समय रियांश के चेहरे पर देवांशी को लेकर टेंशन वाले भाव थे, तो वही अभीर देवांशी को गुस्से से घूर रहा था। देवांशी जैसे ही अभीर की वो लाल आंख देखती है, वो इतना डर जाती है कि उसका शरीर उसका साथ देना ही छोड़ देता है। वो डरते हुए अपने कदम वापस लेने लगती है। वापस नीचे आओ। अभीर जो देवांशी को घूर रहा था, उसे इस तरह वापस कदम लेते देख वो चिल्लाते हुए कहता है। अभीर के इस तरह चिल्लाने से देवांशी तुरंत जल्दी जल्दी सीढ़ियों से उतरकर अभीर से दूर खड़ी हो जाती है। इस समय उसके घुटनों में उसे बहुत दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन वो इसे इग्नोर कर देती है। देवांशी दूर खड़े ही अभीर को अपनी डरी हुई नजरों से देख रही थी। अभीर जिसे इस समय बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, देवांशी को अपने से दूर खड़ा देख वो देवांशी की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता है। देवांशी जो अभीर को ही देख रही थी, वो अभीर के इस तरह गुस्से से नज़दीक आने के कारण उसकी बॉडी हल्की हल्की कांपने लगी थी। लेकिन अभीर भी अपने कदम देवांशी की तरफ बढ़ा रहा था। अभीर जिसके दिमाग में इस समय कुछ देर पहले हुआ हादसा चल रहा था, जब देवांशी भीगे कपड़ों में गार्डन में जमीन पर बैठी थी और वो गार्ड देवांशी को देख रहा था। ना जाने क्यों, पर जब भी अभीर को ये याद आता तो उसका गुस्सा बढ़ने लगता। अभीर को इस समय थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हुआ, उसमें भी देवांशी की ही कोई साजिश लग रही थी। अभीर देवांशी के पास जाकर उसके कंधों को अपने दोनों हाथों से पकड़कर उन्हें दबाते हुए गुस्से से देवांशी से कहता, तो तुम अपना असली रंग दिखा ही दी, क्यों तुम्हें मर्द के बिना रहा नहीं जाता ना। अभीर ये सब चिल्लाते हुए कह रहा था। देवांशी जो कि इस समय अभीर के अपने कंधों पर तेज पकड़ के कारण दर्द से छटपटाने लगती थी, लेकिन वो अपने आप को छुड़ा नहीं पाई। आखिरकार वैसी भी छोटी सी मासूम देवांशी हट्टे कट्टे बॉडी बिल्डर अभीर का क्या ही कर पाती। लेकिन वो जैसे ही अभीर की तेज आवाज़ सुनती है, देवांशी की हालत और ख़राब हो जाती है। अभीर की तेज आवाज़ सुन देवांशी और डर जाती है। इस समय उसकी बॉडी पूरी तरह से काँप रही थी, लेकिन अभीर ने देवांशी की हालत पर एक बार भी ध्यान नहीं दिया। वो जैसे ही देवांशी से कुछ और कह पाता, उससे पहले ही कोई उसे देवांशी से दूर झटक देता है। इस तरह धक्का देने की वजह से अभीर का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो जैसे ही उस इंसान को कुछ कहने वाला था, लेकिन अपने सामने रियांश को देख वो कुछ नहीं कह पाता। ब्रो, तू पागल हो गया है क्या? तू भाभी पर क्यों चिल्ला रहा है? इसमें उनकी क्या गलती है? जरा एक नज़र भाभी की हालत को देख, रियांश अभीर पर चिल्लाते हुए कहता है। अभीर गुस्से से देवांशी को देखता है, तो इस समय देवांशी का छोटा सा मासूम गोल चेहरा पूरी तरह लाल हो गया था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे, साथ ही उसकी पूरी बॉडी बुरी तरह से कांप रही थी। देवांशी की ऐसी हालत देख अभीर को एक पल के लिए तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो जल्द ही इस बात को इग्नोर कर देता है। लेकिन अभीर का गुस्सा अब और बढ़ चुका था। अभीर मन में कहता है, ये लड़की कितनी चालाक है, इसने मेरे ही दोस्त को मेरे खिलाफ कर दिया। तुम्हें मैं बिल्कुल ही नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलकर ही रहेगी। यू विल पे फॉर दिस। और अभीर तो भाभी को इस तरह नहीं चोट पहुंचा सकता। अभीर रियांश की बात सुन अपने ख्यालों से बाहर आता है। रियांश, वो तेरी भाभी नहीं है। अभीर चिल्लाते हुए रियांश से कहता है। अभीर, उनकी तो उससे शादी हुई है, तो तेरी वाइफ है, इस नाते वो मेरी भाभी ही कहलाएंगी। रियांश अभीर की बात को काटते हुए कहता है। रियांश तो इस लड़की को जानता नहीं है। जानता तो तू भी नहीं है। अभीर, रियांश तो इस लड़की के लिए अपने दोस्त से बहस कर रहा है। अभीर, वो कोई लड़की नहीं, तेरी वाइफ है। रियांश की बात सुन अभीर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, साथ ही उसे देवांशी पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। वो चिल्लाते हुए देवांशी से कहता है, तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जाओ जाकर डिनर तैयार करो। देवांशी जो पहले ही डर कर एक तरफ खड़ी थी, अभीर और रियांश को देख रही थी, वो अब यहाँ से जल्दी से चली जाती है। तो फ्रेंड्स, ये न्यू स्टोरी आपको कैसी लगी? इसके अगले पार्ट के लिए हमें कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।